वेलकम एवरीवन। आज हम लोग केवीएस मदन सर का जो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए किताब है उसका समरी कोर्स करेंगे। तो जैसा आप सबको पता है कि इसमें 10 यूनिट्स है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग में से जिसके पास किताब है वो अपना पहला चैप्टर ओपन कर सकते हैं। उसमें आप लोग को दिखेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसी का पहला पार्ट हम लोग करेंगे जो कि आपका टीचिंग पिरामिड। तो ये जो चैप्टर है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो उससे पहले मदन सर ने यहाँ पर एजुकेशन के किताब में एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग को बताया है। अगर एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो एजुकेशन को कहा जाता है सोल ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी की आत्मा है वो होता है एजुकेशन, क्योंकि हम लोग को हमेशा जो एजुकेशन है सही रास्ता दिखाता है और एजुकेशन फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग को प्रोग्रेस के लिए मोटिवेट करते रहता है। इसलिए एजुकेशन को कहा गया है द सोल ऑफ द सोसाइटी। अगर वर्ल्ड टीचर्स डे की बात की जाए तो वर्ल्ड का जो टीचर्स डे होता है वो होता है अक्टूबर 5 को। तो पूरे दुनिया में टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर 5 को। इंडिया में टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो फिर वो है सितंबर 5 को। तो ये डेट्स याद रखने में आपको आसानी होगा क्योंकि सिर्फ 1 मंथ का डिफरेंस है, सितंबर और उसके अगले मंथ है अक्टूबर। तो सितंबर 5 को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सितंबर 5 को बर्थडे है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। तो बर्थडे है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जो कि हमारे इंडिया के सेकेंड प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखेंगे हम लोग अप्रोचेस। तो एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे सिस्टम जो है ट्राई किए गए थे। तो पहले उसमें पढ़ेंगे क्या था, वो था आपका आइडियलिज्म। जैसा मैंने बताया था कि मॉरल कंपास से मतलब क्या सही है और क्या गलत है, इसके हिसाब से हम लोग को काम करना चाहिए। ये भी एक फॉर्म ऑफ एजुकेशन है और इस फॉर्म को किसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था? तो फिर वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। फिर आता है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में अगर बात की जाए तो कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बताया था कि एक बंद कमरे में रह के हम लोग कभी भी खुली सोच या फिर खुली आजाद सोच नहीं रख सकते। इसलिए हम लोग को नेचर में रह के नेचर के बारे में पढ़ना चाहिए और वहीं से हम लोग को सीख लेनी चाहिए और हम लोग को एजुकेशन मिलेगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? लर्निंग मस्ट टेक प्लेस इन नेचर एंड फ्रॉम नेचर। नेचर में रह के नेचर से हम लोग को सीखना चाहिए इस अर्थ के बारे में और एजुकेशन के बारे में। तीसरा है हम लोग का रैशनलिज्म। रैशनलिज्म की अगर बात की जाए तो वो होता है रैशनल लर्निंग। अगर इजी वर्ड्स में बताया जाए तो ये है लॉजिकल लर्निंग। मतलब जो चीज हम लोग देख सकते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स देख सकता है, समझ सकते हैं हम लोग, वही होता है आपका रैशनलिज्म। फिर आता है आपका बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म नाम से काफी क्लियर है कि ये बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है। इंसान अपने बिहेवियर से क्या सीखता है वही है बिहेवियरिज्म। तो इसके ऊपर E.L. थॉर्नडाइक जो है उन्होंने 2 और कॉन्सेप्ट ऐड किया था। एक था आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि रिपीटेटिव एक्शन जब इंसान कोई काम करता है तब उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाता है और वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। जैसा कि एक बहुत फेमस कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब अगर YouTube या फिर दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स में भी देखेंगे तो वहां पर एक टाइप के वीडियो काफी फेमस है जिसमें जो शेफ्स होते हैं वो अपने आंखों में पट्टी बांध के फिर बहुत जल्दी सब्जियां काट देते हैं। तो यही है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज कि कोई काम आप जब बार बार करेंगे तो उसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल हो जाएगा। दूसरा है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट है आपको एक्सपीरियंस से आप क्या क्या सीखते हैं। मान लीजिए आप जब बहुत छोटे थे तब आपने गर्म दूध का जो एक गैस के ऊपर बैठा रहता है गर्म दूध का केटली, उसमें जाके हाथ लगा दिया था तो उससे आपका हाथ जल गया था
और उससे आपको हरदम याद रहता है कि कोई भी चीज जब गर्म हो या फिर हीटर के ऊपर हो तो उससे हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ये भी एक तरीके का एडुकेशन हो गया। तो इसी एडुकेशन को कहा जाता है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। फिर आते हैं फॉर्म्स ऑफ एडुकेशन पे। अगर एडुकेशन के फॉर्म्स देखे जाए तो 3 एडुकेशनल फॉर्म्स होते हैं। पहला है आपका फॉर्मल एडुकेशन। फॉर्मल एडुकेशन आपका स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर जो फॉर्मल एडुकेशन होता है जहाँ पर सामने आपके टीचर रहते हैं और पीछे बेंचेस में बैठ के आपके सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, इसी को कहा जाता है आपका फॉर्मल एडुकेशन। सेकेंड आते हैं हम लोग इनफॉर्मल एडुकेशन में। बहुत बार हम लोग को ये दिखाई देता है कि स्कूल में से ले जाता है स्टूडेंट्स लोग को टू द जूस या फिर बोटैनिकल गार्डन टू टीच अबाउट द एनिमल्स या फिर प्लांट्स के बारे में सिखाने के लिए। ये है आपका इनफॉर्मल वे ऑफ एडुकेशन। और तीसरा है आपका नॉन फॉर्मल वे ऑफ एडुकेशन। नॉन फॉर्मल जैसे बहुत जन ऐसे है, जैसे एक रैपर है बहुत फेमस डिफाइन। अगर आपने सुना होगा डिफाइन के इंटरव्यू, उन्होंने कहा है कि यूट्यूब से देख के उन्होंने रैप सीखा था, तो फिर वो उन्होंने खुद से सीखा था। यही है आपका नॉन फॉर्मल वे ऑफ एडुकेशन। रैप उनको किसी ने सिखाया नहीं था, उनको खुद से सीखना पड़ा था। वही है आपका नॉन फॉर्मल वे ऑफ एडुकेशन। तो ये है आपके 3 फॉर्म्स ऑफ एडुकेशन। अब बात करेंगे टीचिंग के बारे में। टीचिंग के बारे में अगर बात की जाए तो ये जो लाइन है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच द लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे टू अटेन प्री-डिटरमाइंड गोल्स। अब देखिए यहाँ पर 3 मेन फैक्टर्स है। पहला है आपका लर्नर, जो कि आपके स्टूडेंट। सेकंड आ गए आपके टीचर और तीसरा फैक्टर है वेरिएबल्स। तो अगर तीनों फैक्टर की बात की जाए तो पहला फैक्टर है उनके बारे में देखते हैं लर्नर। तो लर्नर क्या होता है? लर्नर अपना टाइम जो है, टाइम और मनी खर्चा करता है और इसके बदले में जो लर्नर है उनको क्या मिलता है? तो उनको मिलता है आपका एडुकेशन। सेकेंड अगर देखा जाए तो फिर वो है टीचर्स। टीचर्स की अगर बात की जाए तो टीचर्स क्या क्या देते हैं? तो टीचर्स देते हैं अपने टाइम और अपना नॉलेज। और इसके लिए उनको क्या मिलता है? तो उनको मिलता है सैलरी। फिर अदर वेरिएबल्स की अगर बात की जाए, ये क्या है? तो ये आपके स्कूल्स और कॉलेज। ये अदर वेरिएबल क्या करते हैं? ये आपके लर्नर्स जो होते हैं, स्टूडेंट और टीचर्स, इन दोनों में एक कनेक्शन बनाते हैं। तो ये क्या इन्वेस्ट करते हैं? जैसे कि आपका लैंड एरिया हो गया एंड अदर थिंग्स, जैसे कि आपका स्कूल का बोर्ड, बेंच, ये सब इन्वेस्ट करते हैं और बदले में क्या मिलता है इनको? तो इनको मिलता है आपका फीस। तो यही सब है आपका प्री डिटरमाइंड गोल। मतलब पहले से सबको पता है कि क्या क्या मिलने वाला है। तो आप जब फीस देते हैं आपको पता होता है कि इस महीने के लिए फीस दे रहे हैं और इतना पढ़ाई के लिए मुझे फीस देना पड़ रहा है। टीचर्स को भी पता होता है कि इतने क्लासेस मुझको लेने हैं और इसके लिए मुझे इतना सैलरी देना होगा। स्कूल को तो पता ही होता है कि कितना फीस वो चार्ज करेंगे। तो ये सब प्री डिटरमाइंड गोल होता है। तो लर्नर, टीचर और जो अदर वेरिएबल्स है यानी स्कूल्स और कॉलेजेस, सबको पता होता है और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं ताकि तीनों को फायदा
और तीनों का जो प्री डिटरमाइंड गोल्स है वो उनको मिल सके। तो यही होता है आपका टीचिंग। अब देखेंगे हम लोग मॉडल्स ऑफ टीचिंग। तो पहला अगर मॉडल देखा जाए तो वो है आपका पेडागोगी। पेडागोगी की अगर बात की जाए तो ये जो क्लासरूम टीचिंग होता है, जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ टीचिंग है, उसी को कहा जाता है पेडागोगी। इसमें 5 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका प्रिपरेशन। ये प्रिपरेशन किया जाता है बाय द टीचर्स। तो कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले टीचर्स जो है उनको प्रिपेयर करना पड़ता है कि वो क्या सिखाएंगे, क्या नहीं सिखाएंगे, कैसे क्वेश्चन पैटर्न अरेंज करेंगे। तो वो है आपका प्रिपरेशन। सेकेंड में आता है प्रेजेंटेशन। ये भी आपको टीचर्स को ही करना पड़ता है। टीचर्स को ये देखना पड़ता है कि स्टूडेंट्स को जो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो इसी फॉर्म में कैसे प्रोवाइड करेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स है उसे आसानी से समझ सके। तीसरे आते हैं आपके एसोसिएशन में। एसोसिएशन से देखिए, अगर मान लीजिए मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और हिस्ट्री में मुझे कुछ समझाना है, तो याद करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मान लीजिए मेरा बर्थडे है आपके 10th मई को, 10th मई, और इसी दिन क्या हुआ था? तो इसी दिन आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। तो जब मैं ये दोनों चीजों को रिलेट कर देता हूं तब स्टूडेंट्स को समझने में ज्यादा आसानी होता है। इसी को कहा जाता है एसोसिएशन, एक चीज से दूसरे चीज को ऐड कर देना। फिर आता है आपका जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन की अगर बात की जाए तो फिर एक चीज हम लोग सभी जानते हैं जो कि है 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 6 से 12, ऐसे चलते रहता है। तो मान लीजिए आप लोग को एग्जाम में एक बड़ा नंबर दे दिया जो कि आपका 2 1 3 4 6 2 2 1। तो आप लोग को ये पूछ लिया कि ये जो नंबर है ये आपका इवन, ये आपका 2 से कटेगा कि नहीं, मतलब 2 का मल्टीपल है कि नहीं। तो आप आसानी से कह सकते हैं ये 2 का मल्टीपल नहीं होगा कि जो आखिरी नंबर है वो इवन नंबर नहीं है। तो आपको पता है 2 का जितना भी मल्टीपल होगा वो इवन नंबर से ही होगा। तो यही है आपका जनरलाइजेशन। पांचवा अगर देखा जाए तो फिर वो है आपका एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसे ऐड कर दिया जाता है जनरल लाइफ से। जैसे कि हम लोग मान लीजिए किसी बस में अगर जा रहे हैं, किसी बस में हम लोग खड़े हैं और बस मान लीजिए चलते वक्त अचानक से ब्रेक मारती है, तो हम लोग आगे की तरफ हो जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये किस चीज के एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। तो आप यहाँ पर कंसेप्ट समझिए कि कोई भी सब्जेक्ट जब हम लोग पढ़वाना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट्स को समझाना चाहते हैं तो ये ज्यादा उस वक्त स्टूडेंट्स को समझ में आता है जब हम लोग रियल लाइफ का जो एप्लीकेशन है उसके साथ ऐड करके स्टूडेंट्स को ये समझाते हैं। फिर है आपका एंड्रोगोगी। एंड्रोगोगी की अगर बात की जाए तो ये है आपका सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग से क्या हो गया, मतलब जैसे कि आपका मान लीजिए आपने कोई कोर्स लिया यूडेमी में या फिर स्किल शेयर में, या फिर अगर आप पेड कोर्स ना भी ले तो यूट्यूब में या फिर कोई ऐप डाउनलोड करके आप अगर मॉक एग्जाम दे रहे, मॉक एग्जाम सॉल्व कर रहे, तो वो सब आ गया आपका अंडर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो ये जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है इसे कहा जाता है एडल्ट लर्निंग। एडल्ट लर्निंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जब एक एडल्ट एज में आते हैं तभी आप एक्स्ट्रा एजुकेशन या एक्स्ट्रा लर्निंग करते हैं। तो इसी को कहा जाता है आपका एंड्रोगॉगी।
फिर आएंगे हम लोग लेवल्स ऑफ टीचिंग में। लेवल्स ऑफ टीचिंग की अगर बात की जाए तो पहला जो लेवल है जो सबसे नीचे है वो है आपका ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पहला लेवल है आपका ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल में क्या होता है, ये हम लोग जब नर्सरी में रहते हैं या फिर आपके प्री स्कूल में रहते हैं तब होता है हम लोग का ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। मतलब इसमें हम लोग को फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं दिया जाता है पर मतलब मिनिमम एजुकेशन मॉडल ये सब सिखाया जाता है। जैसे कि नर्सरी में सिखाया जाता है कि कैसे आपको क्लास में बैठना है, सबके साथ बैठना है, सबसे दोस्ती करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, ये सब है आपका ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल में। नो फॉर्मल टीचिंग। अगर सेकेंड लेवल की बात की जाए तो सेकेंड लेवल पे आता है हम लोग का मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये हम लोग जब थोड़ा डेवलप करते हैं क्लासेस 2, 3, 4 ये सब में जाते हैं तब इसे यूज किया जाता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये थ्योरी किसने दिया था, तो इसको दिया था आपके हर्बर्ट ने। ये क्या है, मेमोरी, एबिलिटी टू मेमोराइज। तो आपको पता ही है जब हम लोग सीखते थे ABCD ये सब हम लोग एक के बाद एक मेमोराइज करते थे। हम लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछते थे कि एक के बाद B क्यों आया, एक के बाद डायरेक्ट C क्यों नहीं आया, ये सब हम लोग नहीं पूछते थे। हम लोग का काम सिर्फ था कि मेमोराइज करना 1, 2, 3, 4। तो ये मेमोराइज करना जो होता है इसे कहा जाता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। जैसे अगर आप इंग्लिश के अल्फाबेट्स देखें तो टोटल आपके 26 लेटर्स है। अब मान लीजिए एग्जाम में किसी को आ गया कि लेटर M के बाद कौन सा लेटर आता है, तो आपका आंसर हो गया N। तो यहाँ पर हम लोग ने तो 26 लेटर जान लिए थे, मेमोराइज कर लिए थे, पर जो क्वेश्चन आया तो हम लोग ने रिस्पॉन्स दिया सिर्फ N से। यही है आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या था, आपका क्वेश्चन था कि कौन सा लेटर है आफ्टर M, और रिस्पॉन्स आपने क्या दिया, तो आपने रिस्पॉन्स दिया है कि उसके अगले लेटर था N। अब ये समझिए ये मेमोराइजेशन से ही हुआ, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि M के बाद N क्यों है, P क्यों नहीं है। तो ये मेमोराइजेशन से ही हम लोग नॉलेज जो है उसमें से निकाल के हम लोग ने बताया था कि M के बाद क्या है N। ये दिस इज फॉर स्टार्टर्स। ये जो एजुकेशन है ये एजुकेशन का सबसे बेसिक लेवल है। इससे पहले का लेवल जो था उसमें हम लोग ने प्रिपेयर किया था। जो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल है वो हम लोग एजुकेशन के लिए प्रिपेयर किया था, और ये था हम लोग का सबसे बेसिक लेवल। तो इसके लिए टीचिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, पहले सिखाया जाता है, फिर रिवीजन होता है, और आखिर में होता है टेस्ट। इसलिए हम लोग को बचपन में या फिर एग्जाम में बहुत बार बोला जाता है कि जितने बार भी हो सके रिवीजन करो। एक बार अगर पूरा कंप्लीट हो गया तो फिर से रिवीजन करो, कि बार बार जब हम लोग रिवीजन करते हैं वो मसल मेमोरी का एक पार्ट बन जाता है और वो हम लोग को पूरा चीज मेमोराइज हो जाता है। अब पढ़ेंगे तीसरे लेवल के बारे में जो कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का थ्योरी किसने दिया था, तो वो दिया था आपके मॉरिसन ने। इसमें हम लोग और थोड़ा ज्यादा डेवलप हो जाते हैं और इसमें हम लोग का मेमोरी यूज किया जाता है, उसके साथ इंसाइट यूज किया जाता है। इसमें हम लोग को मेमोराइज भी करना पड़ता है और आपका समझना भी पड़ता है। जैसे कि आपको मान लीजिए संस्कृत श्लोक है सत्यमेव जयते, सत्य एव जयते। तो सत्यमेव जयते जो है उसका मतलब होता है कि हमेशा सत्य की जीत होगी, जो सच्चाई है वही जीतेगा। तो हम लोग को ये मतलब भी समझना पड़ता है और इसे याद भी करना पड़ता है।
तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए आपके जो पोएम्स होते हैं, संस्कृत श्लोक होते हैं, ये सब हो गए आपके मेमोरी प्लस इंसाइट। तो इसको पढ़ाने का क्या तरीका है, तो फिर इसमें पहले लेक्चर लिए जाते हैं, डिस्कशन होती है टॉपिक के ऊपर, जो स्टूडेंट्स को समझना है उस पर एक्सप्लेन किया जाता है, और फिर कितना वो समझे और क्या क्या समझे उसे इवैल्यूएट किया जाता है। पहला लेक्चर, डिस्कशन मेथड, एक्सप्लेनेशन और आखिरी आपका इवैल्यूएशन। आखिरी के अगर और हाईएस्ट लेवल की अगर बात की जाए तो हम लोग का है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसी का हम लोग सब एम करें, जो हम लोग सब नेट जीआरएफ का तैयारी करें, वही है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसका जो थ्योरी है ये दिया था मिस्टर हंट ने, और ये है सबसे हाईएस्ट लेवल। इसमें क्या होता है, कौन चीज है, क्या चीज है, उसके बारे में रिसर्च किया जाता है। जैसा कि मैंने मेमोराइज में बताया था कि कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई चीज सोचा नहीं जाता है, इसमें यही काम होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चीजों के बारे में रिसर्च करते हैं कि कोई चीज ऐसा क्यों हो वैसा क्यों नहीं। यही होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टीचर्स हैव टू टेक अ सेकेंडरी प्लेस। इससे पहले जितना भी हम लोग ने अंडरस्टैंडिंग लेवल देखा, मेमोरी लेवल देखा, ये सब में टीचर्स का प्राइमरी प्लेस होता है, टीचर्स को मेन फंक्शन काम करना पड़ता है। पर इसमें टीचर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी प्लेस ले लेते हैं, और मेनली जो काम होता है एजुकेशन का वो सब कंप्लीट करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। अब देखेंगे डायनेमिक एनवायरनमेंट के बारे में। डायनेमिक एनवायरनमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो कैसे एनवायरनमेंट हम लोग के होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो हम लोग के पढ़ाई को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर वेरिएबल की बात की जाए वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, टीचर्स। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है, क्योंकि मान लीजिए कोई क्लास में 50 स्टूडेंट हो या फिर 40 स्टूडेंट हो, टीचर्स तो वैसे ही पढ़ाएंगे, तो इसलिए ये हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब सेकंड में आ गए डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, ये हो गए स्टूडेंट्स। मान लीजिए किसी क्लास में अगर मैथ्स के टीचर ना आए तो स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो चैप्टर वो अपने से कंप्लीट कर ले, तो इसलिए स्टूडेंट्स को बोला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और तीसरा हम लोग का आता है इंटरवाइनिंग वेरिएबल्स, जो कि आपका एजुकेशनल फैसिलिटीज। एजुकेशनल फैसिलिटीज में आ गया आपका बोर्ड, चौक, चेयर, ये सब आ गया आपका एजुकेशनल फैसिलिटीज। जैसे कि मान लीजिए अगर चेयर कंफर्टेबल होगा तो स्टूडेंट को बैठने में ठीक लगेगा, स्टूडेंट लॉन्ग टाइम तक बैठ सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। अगर बोर्ड साफ होगा तो पढ़ाई में उसका ज्यादा ध्यान लगेगा। तो यही सब है आपका इंटरवाइनिंग वेरिएबल्स। अब इसी तीनों के ऊपर डिपेंड करके पढ़ाई का जो प्रोसेस है, एजुकेशन का जो प्रोसेस है, उसको 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका बाइपोलर प्रोसेस। बाइपोलर प्रोसेस में क्या होता है, जो टीचर्स है और स्टूडेंट्स है, इन दोनों का जो रिलेशन है, ये दोनों जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वही है आपका बाइपोलर प्रोसेस। इसके एग्जाम्पल कहाँ पर मिलता है, जैसे कि आप ट्यूशन में चले गए, ट्यूशन क्लासेस करने चले गए, तो वहां पर सबसे अच्छा दिखाई देता है टीचर्स और स्टूडेंट्स में बाइपोलर प्रोसेस, कि आपको एक टॉपिक या फिर एक ही सब्जेक्ट पर्टिकुलरली समझना है, वही आपका बाइपोलर प्रोसेस। फिर आता है आपका ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस में क्या होता है, टीचर्स और स्टूडेंट्स तो रहते हैं, इसके साथ रहता है आपका सिलेबस। ये आपके स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, इनमें जो पढ़ाई होता है ये होता है ट्राइपोलर प्रोसेस, जहां पर टीचर्स कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा सकते, उन्हें एक फिक्स सिलेबस पकड़ के पढ़ाना पड़ता है स्टूडेंट्स को। फिर आता है क्वाड्रिपोलर प्रोसेस। क्वाड्रिपोलर प्रोसेस में ये तीनों तो रहते हैं, उसमें ऐड हो जाता है आपका
एजुकेशनल फैसिलिटीज। तो बाइपोलर क्या है? तो टीचर्स और स्टूडेंट्स। ट्राइपोलर क्या है? टीचर स्टूडेंट और सिलेबस। तो क्वाड्रिपोलर क्या है? तो फिर टीचर स्टूडेंट और एजुकेशनल फैसिलिटी और आपका सिलेबस। तो एक बार हम लोग जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एक बार रिवाइज कर लेंगे। अब ये पिरामिड ऑफ टीचिंग, पहले आपका ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल में क्या रहता है? जो बच्चा प्री स्कूल में रहता है उसे सिखाया जाता है कि एजुकेशन लाइन में अंदर जाने से पहले क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, कैसे रहना पड़ता है, वही सब सिखाया जाता है आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट लेवल में। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आपका सबसे पहला लेवल ऑफ टीचिंग होता है फॉर्मल एजुकेशन का। इसमें आपको याद करना सिखाया जाता है, याद करके फिर एग्जाम में जो भी आपका आता है उसे कैसे याद करना है और उसी से आंसर लिखते हैं, वही सिखाया जाता है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको मेमोराइज करना पड़ता है, उसके साथ अंडरस्टैंड भी करना पड़ता है। जैसे कि आपके पोइट्री हो गए या फिर आपके संस्कृत के श्लोक हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री, बहुत कुछ ऐसा हो गया है जो कि आपको मेमोराइज भी करना पड़ता है, उसके साथ अंडरस्टैंड भी करना पड़ता है। और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें हम लोग को रिसर्च करना पड़ता है और कौन चीज कैसा है और क्यों है इसके बारे में जानना पड़ता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले वीडियो में।